हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीक्षित गुप्ता स्वागत करता हूं हमारे ट्राई एकेडमी के इस चैनल पे। ट्राई एकेडमी विच इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ गेट गुरुज एंड गेट रेवोल्यूशन विच इज renowned for their quality education and offering these services from last 12 years. So आज हमारे बीच में उपस्थित है मिस्टर तन्मय महाजन। तन्मय महाजन जिन्होंने अचीव किया है ऑल इंडिया रैंक 64 ESC 2020 में और ऑल इंडिया रैंक 6 गेट 2021 में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट मिस्टर तन्मय महाजन एंड फॉर हिज अचीवमेंट। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के कॉल्स, हमें मैसेज और मेल्स आती हैं कि सर लास्ट मोमेंट पे क्या किया जाए, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गेट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ESC। तो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि हम फॉलो कर सकते हैं? तो उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आज हमने तन्मय सर को हमारे स्टूडियो में बुलाया है और मैं एक बार फिर तन्मय सर का स्वागत करना चाहूँगा और चाहूँगा कि वो अपने व्यूज़ दें, उनकी कैसी जर्नी है और जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के हैं वो स्टूडेंट्स को उनका जवाब दें। सर, आई वुड लाइक टू वेलकम यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर। जहाँ तक मेरी जर्नी की बात है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग भी सारी चंडीगढ़ से की है और उसके बाद मैंने कॉलेज पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से 2019 में अपना बीटेक पास आउट किया। मेरी फैमिली में मेरे मदर हैं और मेरी सिस्टर है मेरे साथ में। मेरे मदर ने बीइंग अ सिंगल पेरेंट हम दोनों को रेज किया और इस मुकाम तक पहुंचाया है। और गेट और ESC के बारे में अगर मैं बात करूं, गेट और ESC की जो मेरी प्रिपरेशन थी वो स्टार्ट होती है मेरे 3rd ईयर से। मैंने 3rd ईयर में डिसाइड कर लिया था कि मुझे हमारा गेट और ESC की प्रिपरेशन करनी है और फाइनल ईयर में मैंने प्रिपरेशन एग्जैक्टली स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद गेट 2021 में ऑल इंडिया रैंक 6 और इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 में ऑल इंडिया रैंक 64 मैंने अचीव किया सिविल इंजीनियरिंग की कैटेगरी में। सो तन्मय सर, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि हम लास्ट 10 ईयर से लास्ट 12 ईयर से हम फेस कर रहे हैं कि कैन एन एवरेज स्टूडेंट क्रैक द ESC और गेट एग्जाम। तो सर, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि बच्चे जनरली पूछते हैं। तो सिर्फ इस पॉइंट पे या इस क्वेश्चन पे आप क्या कहना चाहेंगे? ओके सर, तो जहाँ तक हम एवरेज स्टूडेंट की बात करते हैं, पहले ये समझना जरूरी है कि एक स्टूडेंट एवरेज होता क्यों है। स्टूडेंट एक एवरेज इसीलिए होता है क्योंकि उसने अपने स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में किसी भी रीज़न की वजह से, वो रीज़न जेन्युइन भी हो सकते हैं, उतना पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया। तो क्या वो क्रैक कर सकता है? बिल्कुल क्रैक कर सकता है। बट अगर आप कंपटीशन में जाएंगे उन स्टूडेंट्स के साथ जो ऑलरेडी स्कूल टाइम से फोकस में है, पढ़ाई में है, उनका ध्यान स्कूल टाइम से सही चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका एफर्ट ज़्यादा लगेगा। तो कैन एन एवरेज स्टूडेंट क्रैक इट? डेफिनेटली ही कैन क्रैक इट। ही और शी कैन क्रैक गेट विद अ गुड रैंक। ही और शी कैन ऑल्सो क्रैक ESC विद अ गुड रैंक। बट उनको एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगेगा, उनको मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी, उनको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। दैट्स ऑल द डिफरेंस बिटवीन एक एवरेज स्टूडेंट को जो क्रैक करना है या एक टॉपर स्टूडेंट को अगर क्रैक करना है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई हिंड्रेंस या कोई प्रॉब्लम आ सकती है किसी एवरेज स्टूडेंट के प्रिपरेशन में। राइट। सो सर, जो क्योंकि आपने दोनों ही एग्जाम क्रैक किए हैं, गेट भी और ESC भी, तो सर आपका क्या व्यूज है कि गेट और ESC क्या दोनों पैरेलली प्रिपेयर किए जा सकते हैं? कैन वी प्रिपेयर, एनी स्टूडेंट प्रिपेयर बोथ द एग्जाम पैरेलली? सो टेक्निकली आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? व्हाट इज द टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन दीज टू? ओके सर, जहाँ तक सवाल है इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट को साथ साथ प्रिपरेशन करने की, इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो गेट की ऑटोमेटिकली ही हो जाती है, क्योंकि गेट का जो सिलेबस है हमारा वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस का ही एक सबसेट है। उसी में से सारा गेट का हमारा सिलेबस बनता है। तो अगर साथ साथ प्रिपरेशन करने की बात आती है तो हमारा मेन फोकस इंजीनियरिंग सर्विसेज होना चाहिए, साथ साथ हम गेट आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। और जहाँ तक डिफरेंस की बात है दोनों के एग्जाम में, जो हमारा गेट का एग्जाम होता है वो सिंगल स्टेज एग्जाम होता है। एक ही बार एग्जाम होगा, 3 आवर्स का एग्जाम होगा और उसमें 65 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ज़्यादातर उसमें न्यूमेरिकल ओरिएंटेड सवाल पूछे जाते हैं।
और और अगर मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम की बात करूं, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम अपने आप में ही बहुत एक लंबा एग्जाम है, 1 ईयर तो उसको कंडक्ट करने में ही लग जाता है। प्रीलिम्स, सेकंड स्टेज मेंस और फाइनल पर्सनालिटी टेस्ट। तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स की बात करें, उसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो मोस्टली कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल होते हैं। न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, बट जो ज्यादा वेटेज होती है या ज्यादा कंसेंट्रेशन होती है क्वेश्चंस की, वो कंसेप्चुअल थ्योरी की होती है, जो ज्यादा थॉरो नॉलेज से सवाल बनते हैं। और अगर मैं मेंस पर आऊं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस पर आऊं, वहां आपके ज्यादा सवाल वो पूछे जाते हैं जो डेप्थ नॉलेज चेक करते हैं, नॉलेज की डेप्थ चेक करते हैं स्टूडेंट की, लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो गेट के सवाल और इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस के सवाल, इन दोनों का लेवल लगभग सेम माना जाता है। और लास्ट अगर हम पर्सनालिटी टेस्ट की बात करें, वो एक अपने आप में पर्सनालिटी टेस्ट है। उसमें आपका नॉर्मल जो भी आपका पर्सनालिटी के ट्रेट्स होते हैं वो चेक किए जाते हैं, और साथ में जो ये चेक किए जाएंगे दे विल बी चेक थ्रू आस्किंग टेक्निकल क्वेश्चंस। तो टेक्निकल, अगर किसी, ऑब्वियस सी बात है, किसी का अगर मेंस क्लियर हो रहा है तो उसका टेक्निकल कमांड अच्छा है। तो एट पर्सनालिटी टेस्ट उनका मेन फोकस होता है कि आपकी पर्सनालिटी चेक करना बाय आस्किंग यू वेरियस टेक्निकल क्वेश्चंस। सो ये हमारा मेन डिफरेंस होता है गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज। Meaning more gate is more conceptual. Yes, yes. So, sir, this is also a general question asked by the student. What should be the daily routine of study of if anybody preparing for this exam? तो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर एक आदमी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्योंकि आपने उस चीज को जिया है, आपने उस चीज को देखा है, उस चीज को आपने प्रेपरेशन की है, तो आपकी अकॉर्डिंगली आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा कि कैसे एक स्टूडेंट्स को जो है अपनी जनरल डेली रूटीन जो है वो अगर प्रिपेयर कर रहा है, वो किस तरह से उसकी डेली रूटीन होनी चाहिए? ओके, तो इस सवाल को हम थोड़ा जनरली कवर करते हैं। प्रिपरेशन करने के लिए या कोई एग्जाम करने के लिए जनरली 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। आपको क्या पढ़ना है, आपको कितना पढ़ना है, और आपको कैसे पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है इस पे सब लोग ध्यान देते हैं, बट कैसे पढ़ना है इस पे बहुत कम स्टूडेंट्स ध्यान देते हैं, जबकि ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में। तो अगर अभी हम बात करें कि कैसे पढ़ना है, हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए, तो अगर आप कोचिंग जाते हैं तो आपका डेली कुछ ना कुछ आपका टॉपिक कवर होता होगा। तो आपका घर में आकर बेसिकली ये टारगेट होना चाहिए कि आपने उस टॉपिक को उसी दिन रिवाइज कर लेना है, और उसके जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं गेट के, इंजीनियरिंग सर्विसेज के, वो आपने उसी दिन सॉल्व कर लेने हैं, और उनमें जो जो भी आपके डाउट्स बनते हैं उनको उसी दिन आपने नोट कर लेना है, ताकि आगे चल के रिविजन में वो काम आए। अगर आपका यही डेली रूटीन रहता है, आप कंसिस्टेंटली ये रूटीन 1 ईयर या 2 ईयर तक फॉलो कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई एक अच्छा एग्जाम क्रैक होने से रुक सकता है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकता है। सर, एक और जो क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज? ऑल्दो टेस्ट सीरीज, नो अनडाउटेडली टेस्ट सीरीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन, बट यस, टेस्ट सीरीज का आपका क्या व्यू है कि हाउ मच इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज इज? सो उसको कब हमें टेस्ट सीरीज जो है ले लेनी चाहिए, और कब उसकी तैयारी जो है वो शुरू कर देनी चाहिए, कब देने वो शुरू कर देनी चाहिए? 3 महीने पहले एग्जाम से पहले, 4 महीने पहले, 5 महीने? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस टेस्ट सीरीज के बारे में क्या है? ओके, अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करें, टेस्ट सीरीज डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट की प्रिपरेशन जर्नी में, क्योंकि टेस्ट सीरीज से होता क्या है, आपको एनवायरनमेंट मिलता है एग्जाम का। तो जब तक आपने सारी प्रिपरेशन कर ली है, आपको सब नॉलेज है, आपकी प्रैक्टिस भी सफिशिएंट है, बट जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि आप 3 आवर्स में वो अपनी नॉलेज प्रोड्यूस कर पा रहे हैं विद प्रेशर, तब तक आपका एक आउटकम नहीं जनरेट हो पाएगा, अपने को लेकर एक सेल्फ एनालिसिस नहीं हो पाएगा। तो टेस्ट सीरीज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट सीरीज अगर हम बात करें कि कब स्टार्ट करनी चाहिए, तो अगर हम सब्जेक्ट टेस्ट की बात करें, वो तो हम साथ साथ दे सकते हैं अपने रिविजन के लिए। अगर मैं फुल लेंथ टेस्ट की बात करूं, जो फुल मॉक टेस्ट होते हैं फॉर बोथ गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, वो अराउंड एग्जाम से 2.5 मंथ्स पहले शुरू किए जा सकते हैं। और टेस्ट सीरीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, काफी लोग जो गलती करते हैं, वो अपने मार्क्स कंपेयर करते हैं दूसरे स्टूडेंट से, अपने फ्रेंड से, कि उसके मार्क्स ज्यादा आए, हमारे मार्क्स कम आए।
ये एक सही अप्रोच नहीं है मुझे लगता है। आपको अपने ही पिछले पास्ट टेस्ट के मार्क्स अपने प्रेजेंट टेस्ट के मार्क्स से कंपेयर करने चाहिए। तो अगर आपका ग्रोथ पॉजिटिव रहनी चाहिए, अगर मैं बोलूँ कि लास्ट टेस्ट के मार्क्स से अभी के टेस्ट के मार्क्स अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो धीरे 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 आप उस लेवल तक ग्रो कर जाएंगे जहाँ से आपका एक अच्छा रैंक आ जाएगा। तो टेस्ट सीरीज का मेन फोकस ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता। टेस्ट सीरीज का मेन फोकस या मेन पर्पस ये है कि क्या आप आते हुए क्वेश्चन को प्रेशर में सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अगर आप वो कर पा रहे हैं तो आपका टेस्ट सीरीज का पर्पस फुलफिल हो गया है। मार्क्स की अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज में, तो मार्क्स का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं होता है। अगर आप टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं तो आपके एग्जाम में भी आएंगे, कोई गारंटी नहीं है। कि अगर आपके बुरे मार्क्स आ रहे हैं तो एक गेट में भी आएंगे, कोई गारंटी नहीं है। ऑल्दो कुछ हद तक एक रेंज का रिफ्लेक्शन जरूर होगा, बट डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है कि जितने मार्क्स आपके टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं उतने ही आपके गेट में आएंगे, उतने ही आपके ईएससी में आएंगे। टेस्ट सीरीज फिर मैं बोलूंगा आपका सिर्फ है कि जितनी नॉलेज आपको है उसको प्रोड्यूस करने का एक तरीका है। तो आपको प्रेशर में क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये आपका टेस्ट सीरीज से जज होगा। थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन जो है मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज को लेके कई स्टूडेंट्स में देखा गया है 3-3, 4-4, 5-5 इंस्टीट्यूशंस की जो है टेस्ट सीरीज ले लेते हैं। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में आप क्या कहते हो कि कितने एटलीस्ट इंस्टीट्यूट की, हम लोग भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को अपने, तो आप ऑफलाइन टेस्ट भी होते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट कितनी टेस्ट सीरीज जो है एक स्टूडेंट को लेनी चाहिए? अगर मैं नंबर ऑफ टेस्ट की बात करूं तो ये एक इंडिविजुअल कॉल होती है कि जितने टेस्ट देने के बाद आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि आप अपना क्वेश्चन एग्जाम में सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, वो हर स्टूडेंट का अपना अपना नंबर हो सकता है। और अगर हम बात करें कितने इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज, ऐसा नहीं है कि ज्यादा इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज लेने से आपकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। नंबर ऑफ टेस्ट अगर मैं बात करूं, चाहे आप वो एक इंस्टीट्यूट के लें, चाहे आप वो 2 इंस्टीट्यूट के लें, चाहे आपको 4 इंस्टीट्यूट्स के लें, अगर आप एग्जाम से पहले 10 से 12 मॉक दे दें और उसमें आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए तो मुझे लगता है कि वो सफिशिएंट होगा। बट अगर किसी का 10 से 12 मॉक टेस्ट में कॉन्फिडेंट नहीं डेवलप हो पा रहा है तो वो ज्यादा टेस्ट भी दे सकता है। तो नंबर ऑफ टेस्ट एंड नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स फॉर टेस्ट, ये सबकी अपनी इंडिविजुअल कॉल हो सकती है, इसमें हम जनरलाइज नहीं कर सकते। सर अभी जैसे हमें पता है कि नेक्स्ट वीक हमारा गेट का एग्जाम्स है सभी स्ट्रीम्स के लिए, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। तो आपको जो आप क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि जो वो गेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि गेट का एग्जाम तो बिल्कुल पास में ही है और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि रिपीट कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट हैं जो 3rd ईयर के हैं, वो बिल्कुल नए हैं, बहुत कम टाइम रह गया। किसी ने 3 महीने की प्रेपरेशन की है, किसी की प्रेपरेशन 1 साल की है, किसी की 6 महीने की और किसी की 2 महीने की भी है। तो इस पर्टिकुलर टाइम जो अब रह गया है 1-1.5 हफ्ता, तो कैसे स्टूडेंट्स को आप क्या गाइड करना चाहेंगे कि वो क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करें, क्या ट्रिक्स फॉलो करें, क्या टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए? उसके बाद हम ईएससी की भी आपसे बात करेंगे, बिकॉज ईएससी फैब में शेड्यूल्ड है, प्री और मेंस उसका बाद में होगा। तो पहले मैं चाहूंगा कि आप जो हमारे गेट एस्पायरेंट्स हैं जो अभी अपीयर होने वाले हैं, हमारा जो 2nd वीक ऑफ फेब में एग्जाम हो रहे हैं, तो उनके लिए आपको क्या इस मोमेंट पे आप कहना चाहेंगे कि हाउ कैन टैकल द सिचुएशन, दे कैन टैकल द सिचुएशन? ओके, तो अगर मैं लास्ट 1 मंथ या लास्ट 1 वीक की साइकोलॉजी की बात करूं तो हमारी स्टूडेंट साइकोलॉजी एक बहुत साइकोलॉजी होती है कि लास्ट मिनट में सब कुछ पढ़ लिया और एग्जाम में प्रोड्यूस कर दिया। तो ये जो साइकोलॉजी होती है, मैं बोलूँगा ये सिर्फ कॉलेज एग्जाम्स में होती है, उनमें आपकी वर्क कर सकती है अगर मैं बोलूँ तो। गेट एक आपका कंपटीशन एग्जाम है, ईएससी आपका एक कंपटीशन एग्जाम है, इसमें ये सब नहीं चलेगा। लास्ट वीक में कुछ नया पढ़ने से आपका कुछ ऐड नहीं होगा आपकी नॉलेज में या आपके स्किल में। लास्ट 1 वीक या लास्ट 1 मंथ में आपका सिर्फ ये स्ट्रैटेजी रहना चाहिए कि जो आप पढ़ चुके हैं, जो आप पहले ही कवर कर चुके हैं, उसको कंसोलिडेट करना, उसको अच्छे से रिवाइज करना, उसकी टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करना। कुछ नया अगर आपको प्रिपेयर करना है तो वो आपको पहले ही कर लेना चाहिए था, अगर नहीं है तो आप नेक्स्ट ईयर टारगेट कीजिए उसको। बट लास्ट 1 मंथ या लास्ट 1 वीक में कुछ नया पढ़ने से आपका नॉलेज में कुछ ऐड नहीं होगा और जो आप पिछला पढ़े हुए की प्रैक्टिस, पिछला स्टडी किया हुआ था उसकी जो प्रैक्टिस कर सकते थे इस टाइम में, वो अपॉर्चुनिटी भी आप लूज कर देंगे। तो लास्ट 1 वीक में मेरा सिर्फ एक आपको सजेशन रहेगी कि जो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं उसी को कंसोलिडेट कीजिए।
सर ईएससी की बात करते हैं। ईएससी अभी हमारे स्टूडेंट्स के पास टाइम है, क्योंकि वो जो गेट में अभी देंगे उसके बाद वो ईएससी के प्री के लिए वो एग्ज़ाम देंगे, फिर मेंस का एग्ज़ाम है। तो प्री और मेंस के बीच एक सर्टेनली हमारे पास बहुत टाइम है तैयारी करने के लिए। और एक तो उसमें आप कैसे कहेंगे कि जो, क्योंकि इंटरव्यू इज आल्सो द पार्ट ऑफ ईएससी एग्जामिनेशन, और जो मेंस है, तो मेंस और इंटरव्यू को लेके आपके क्या व्यूज हैं कि कैसे बच्चे जो है वो तैयारी कर सकते हैं जो कि बेसिकली ईएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। ओके, अगर मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस की बात करूं तो मेंस में हमारा मेंस का एक सिंपल रूल है, बहुत सिंपल रूल है। क्योंकि आप प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, आपको नॉलेज है। बट मेंस में कौन स्टूडेंट्स मैं बोलूंगा रिजेक्ट होते हैं, बाहर होते हैं, जो गलती करते हैं। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए मेंस की प्रिपरेशन में, आपने अपने एरर्स को कम करना है, अपनी गलतियों को कम करना है। कैसे? प्रैक्टिस से। तो मेंस का तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि आपने नॉलेज एक्वायर कर ली है प्रीलिम्स में, तो मेंस में आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। अब सवाल उठता है किस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए? प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो मेंस में ऑलरेडी सवाल पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कीजिए, उनको बार बार सॉल्व कीजिए। इसके अलावा आप सिविल सर्विसेज में सिविल इंजीनियरिंग की जो कैटेगरी होती है उसके प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर को बार बार प्रैक्टिस करना, फुल प्रॉपरली नोट करना, राइटिंग प्रैक्टिस करना, जैसा आप एक्चुअल में एग्जाम में लिखेंगे वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, यही एक सिंपल फॉर्मूला है मेंस की प्रिपरेशन का। क्योंकि मेंस में वो स्टूडेंट बाहर नहीं होगा जिसको नॉलेज नहीं होगी, मेंस में वो स्टूडेंट बाहर होगा जिसकी प्रैक्टिस कम रही होगी या जिसने गलतियां ज्यादा की होंगी। तो मेंस का तो आपका बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। और अगर हम इंटरव्यू की बात करें, पर्सनैलिटी टेस्ट बोला जाता है। पर्सनैलिटी टेस्ट बोलने का एक रीजन है कि वो आपकी पर्सनैलिटी चेक करेंगे। उनको टेक्निकल नॉलेज उनको पता है, मेंबर्स को पता है कि आपको इनफ टेक्निकल नॉलेज है, तभी आप उनके सामने बैठे हैं। तो वो आपकी सिर्फ पर्सनैलिटी चेक करेंगे, वो आपकी सिर्फ पर्सनैलिटी चेक करेंगे। अब कैसे चेक करेंगे? वो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ के चेक करेंगे। कुछ क्वेश्चंस वो ऐसे भी पूछेंगे जो उनको भी पता होगा कि आपको नहीं आते हैं, वो इंटेंशनली पूछे जाते हैं आपका टेम्परामेंट चेक करने के लिए। तो पर्सनैलिटी में आपको सिर्फ क्या करना है, आप जो पहले सवाल पूछे जा चुके हैं, पहली बात कि इंटरव्यू में टेक्निकल के सवाल पूछे जा चुके हैं, उनकी आपको बुक्स मिल जाएंगी मार्केट में इंटरव्यू प्रिपरेशन की, उनको आप ओरली बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। आप अपनी आवाज़ को सुनिए, रिकॉर्ड करिए, अपनी आवाज़ को देखिए कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कहीं आपकी स्पीड बहुत स्लो तो नहीं है। तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए और मॉक इंटरव्यूज दीजिए, क्योंकि मॉक इंटरव्यू से क्या होता है, आपको फीडबैक मिलती है। फीडबैक जब तक आपको नहीं मिलेगी, आप अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं लाएंगे। तो सिंपल आपका इंटरव्यू का साइकिल ये रहेगा: ओरल प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस which are already asked in previous interviews, giving mock, taking feedback and improving। यही आपका एक साइकिल चलता रहेगा और आपकी एक पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप हो जाएगी जिसमें आपका यूपीएससी सूटेबल मानेगा आपको एक्सेप्ट करने के लिए। सर एक जो जनरल क्वेरीज है या जनरल मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे इंटरव्यू अभी डिपार्टमेंट्स जो हैं ईएससी के अंदर, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर, जैसे कि रेलवेज है, रेलवेज ईएससी से अलग हो गया है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टूडेंट्स को बताएं कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है और कौन कौन से वेरियस डिपार्टमेंट से, अलग अलग डिपार्टमेंट है जो कि ईएससी के थ्रू रिक्रूट कर रहे हैं, और आपने ही पर्टिकुलरली यही डिपार्टमेंट क्यों चुना और ऑप्शन होते हुए भी? ओके, तो अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें, इंडियन रेलवेज के अलग होने के बाद एक मैं बोलूँ स्टूडेंट्स में एक साइकोलॉजिकल या कुछ मैं अफवाह बोलूँ फैल गई है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम अब किसी काम का नहीं रहा है। ऐसा नहीं है, और भी बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं जो रिक्रूट करते हैं। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ, CPWD एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है नेशनल लेवल का। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, जो कि आपका भी है। हाँ जी, मुझे भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज अलॉट हुआ है जी। इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स है, जिसे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस है। तो ये सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हो गए। अगर हम मैकेनिकल की बात करें, मैकेनिकल में इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स है, मैकेनिकल में बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विसेज है,
मैकेनिकल में से और भी काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे ITS हो गया, इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज, नेवल आर्मेड स्टोर सर्विसेज। तो डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं अभी भी। यस, सीट्स कम हुई हैं, बट स्टूडेंट को तो एक ही सीट चाहिए। किसी को अगर सिलेक्शन चाहिए, कोई एक स्टूडेंट 100 सीट तो लेगा नहीं, तो एक ही सीट चाहिए। डिपार्टमेंट्स अभी भी बहुत अच्छे हैं और वेल रिनाउंड डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप एक अपना अच्छा करियर ग्रो कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे और आपने बखूबी उनका जवाब दिया, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना कीमती समय निकाला और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं गेट और यस की, उनको आपने गाइड किया। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि जो हमारा चैनल है ट्राई एकेडमी का, ये मैंने पहले भी बताया था कि गेट गुरुज और गेट रेवोल्यूशन जो कि पायनियर इंस्टीट्यूशंस हैं और जिन्होंने क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए हमने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। तो स्टूडेंट्स जो एस्पायरेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं या अभी करने वाले हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें। अगर उन्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वो लाइक जरूर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत से वीडियो, बहुत से कोर्सेज और बहुत से प्रोग्राम जो है हम इस चैनल पे लॉन्च करने वाले हैं। और इस तरह से ही हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जो कि IITs में हैं, IIScs में हैं, पब्लिक सेक्टर्स में हैं और गवर्नमेंट सेक्टर्स में है, चाहे वो इसरो है चाहे मार्क है। तो वो स्टूडेंट्स भी हमारे पास टाइम टू टाइम हमारे पास विजिट करते रहते हैं, दे आर इन टच विद अस। तो सुनर और लेटर जब भी होगा, जब भी हमारे पास आएंगे तो हम, बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि मोटिवेशन हर टाइम आपके अंदर होनी चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि तन्मय सर भी इससे एग्री करते होंगे कि हमें कोई भी, जब हम तैयारी कर रहे हैं किसी भी टेस्ट की, तो हमारे अंदर मोटिवेशन, डीमोटिवेशन जो है वो नहीं आनी चाहिए। वी शुड बी मोटिवेटेड एट ऑल द टाइम्स। तो इस मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो टाइम टू टाइम हम आपके साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मैं एक बार फिर तन्मय सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना टाइम दिया और उनको जो वो डिपार्टमेंट ज्वाइन करने जा रहे हैं उसके लिए हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ धन्यवाद, नमस्कार।